इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं इनको आपत्ति शुरू हो जाती है और फिर खड़े हो गए। साल था 2007, संसद का सत्र चल रहा था। केंद्र में यूपी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पूरे प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। इसी बीच गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं और संसद में ही फफक कर रोना शुरू कर देते हैं। कारण था गोरखपुर के दंगे। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय, 26 जनवरी 2007 का दिन था। गोरखपुर की गलियां उस दिन सन्नाटे से नहीं बल्कि चित्कारों से गूंज रही थीं। मंदिरों की घंटियों और मस्जिदों की आजान दोनों की आवाजें मानो एक दूसरे से लड़ रही थी। हवा में धुआं था, जमीन पर डर फैला था और उस डर के बीच एक चेहरा था जो शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर आग सुलग रही थी। योगी आदित्यनाथ का चेहरा। उस वक्त वो उत्तर प्रदेश के तेजी से उभरते हुए युवा सांसद थे, जिनकी पहचान राजनीति से ज्यादा उनके तेवरों से थी। गोरखपुर में शुरू हुई एक मामूली झड़प कुछ ही घंटों में सांप्रदायिक दंगे में बदल गई। चारों तरफ अफवाहें फैल रही थीं, लोगों के दिलों में नफरत का जहर घुल चुका था और फिर अचानक खबर आई, योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही यह खबर फैली, गोरखपुर की सड़कों पर हजारों समर्थक उतर आए। ट्रेनें रोकी गईं, बसों में आग लगाई गई और पूरे पूर्वांचल का माहौल थर्रा उठा। वो पल सिर्फ एक दंगा नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की जिंदगी का मोड़ था जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा बदलने वाला था। जेल की कोठरी में बंद योगी ने उस रात जो अनुभव किया, वो उनके भीतर कुछ तोड़ गया और कुछ नया गढ़ गया। उन्होंने कहा था, कभी कभी सत्ता में बैठने के लिए, व्यवस्था को झकझोरने के लिए लड़ना पड़ता है। उस घटना ने सिर्फ उन्हें एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतीक बना दिया। मीडिया ने उन्हें हिंदुत्व का चेहरा कहा, विरोधियों ने विवाद का केंद्र, लेकिन समर्थकों की नजरों में वो योद्धा बन चुके थे और राजनीति में तो अलग ही भूचाल आ गया था। मुलायम सिंह की सरकार ने योगी को 11 दिनों तक जेल में रखा। इल्जाम था आदेशों का उल्लंघन करना। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय, फिर उनके खिलाफ कई सवाल खड़े और हताश होते हुए उन्होंने संसद में कहा, पिछले कुछ समय से मुझे राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है। मैं उससे टूट चुका हूँ और आज मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने आया हूँ कि मैं इस सदन का सदस्य हूँ या नहीं हूँ, और क्या ये सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखा। उस दिन संसद में जो योगी जी रोए थे, आज उसी योगी आदित्यनाथ के नाम से यूपी की माफिया गैंग्स थर थर कांप उठती है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। चुनावी मैदान में विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं। संसद में वो विपक्ष की बोलती बंद करवा देते हैं और उनके समर्थक उन्हें पीएम मोदी के बाद भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं इनको आपत्ति शुरू हो जाती है और फिर खड़े हो गए। लेकिन छोटी सी उम्र में साधु बन गया एक युवक कैसे सत्ता के मैदान में उतरा और कैसे बना उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा। क्या है योगी के बदलाव और बदले की कहानी, और कैसे योगी 2008 में खुद पर हुए जानलेवा हमले से बचे थे, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की कहानी गोरखपुर से नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर से शुरू होती है, जहां 5 जून 1972 को एक साधारण राजपूत परिवार में जन्म हुआ अजय सिंह
विष्ट का। पिता फॉरेस्ट रेंजर थे, सख्त और अनुशासन, और माँ बेहद धार्मिक। हर सुबह तुलसी को जल चढ़ाना, गीता के श्लोक पढ़ना और बच्चों को धर्म आस्था का पाठ पढ़ाना उनका नियम था। बचपन में अजय बहुत शांत लेकिन भीतर से विद्रोही स्वभाव के थे। पहाड़ की ठंडी हवाओं में पले बढ़े अजय को बचपन से ही धर्म, अनुशासन और देशभक्ति का गहरा प्रभाव रहा। कॉलेज पहुंचते पहुंचते अजय की जिंदगी ने अचानक करवट ली। गढ़वाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में बीएससी की पढ़ाई करते उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव बनाया। वहीं से उनके भीतर राष्ट्रवाद की चिंगारी भड़की। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे देश में लहर की तरफ फैल रहा था, तब अजय भी उसमें सक्रिय हुए। और फिर एक दिन जब वो गोरखपुर आए तो पहली बार मिले महंत अवैधनाथ से, जो गोरखनाथ मठ के प्रमुख और उस समय के बड़े हिंदू नेता थे। अवैधनाथ ने अजय में वही तेज देखा जो एक साधु, एक नेता और एक योद्धा में होता है। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारे अंदर अग्नि है, लेकिन ये अग्नि सिर्फ भस्म करने के लिए नहीं, प्रकाश देने के लिए है। साल 1993 में एक दिन अजय अचानक घर छोड़कर गोरखपुर मठ चले गए, जहां उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। करीब 6 महीने बाद अचानक एक दिन अजय अपने गाँव पंचूर लौटे। बेटे के लौटने की खबर सुनते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो दृश्य था उसने उन्हें पत्थर जैसा बना दिया। सामने खड़ा उनका बेटा वही अजय नहीं था। उसके सिर के बाल मुंडे हुए थे, कानों में बड़े बड़े कुंडल थे, तन पर भगवा वस्त्र और हाथ में भिक्षा पात्र। वो शांत स्वर में बोला, माँ भिक्षा दीजिए। माँ के होंठ कांप गए, पर शब्द नहीं निकले। आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल यकीन नहीं कर पा रहा था कि उनका बेटा अब सन्यासी बन चुका है। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा ये क्या हाल बना रखा है, घर में क्या कमी थी? अजय ने धीरे से कहा, माँ ये हाल नहीं, मेरा धर्म है। अब मैं योगी हूँ और एक योगी की भूख भिक्षा से ही मिटती है। माँ ने कांपती आवाज में कहा, पहले अंदर तो आओ। लेकिन बेटा दृढ़ आवाज में बोला, नहीं माँ, जब तक आप भिक्षा नहीं देंगी मैं अंदर नहीं आऊंगा। आंसू पोंछती माँ भीतर गई और जो समझ आया वो अजय के भिक्षा पात्र में डाल दिया। अजय ने सिर झुकाकर भिक्षा ली और शांत कदमों से आगे बढ़ गया। दूर पहाड़ों में उसकी आवाज गूंज रही थी, अलख निरंजन। उसी पल अजय सिंह बिष्ट ने अपने भीतर की दुनिया से विदा ली थी। उसी दिन वे अजय नहीं रहे, अब वे योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। फिर 15 जनवरी 1994 को गोरख पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने पूरे विधि विधान से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब ये तो थी अजय सिंह बिष्ट की योगी बनने की कहानी, लेकिन उन्होंने राजनीति में कदम कब और कैसे रखा? तो उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है साल 1998 से, जब उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया और अपने सभी धार्मिक और सामाजिक दायित्वों को अपने शिष्य योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। यही वो पल था जिसने एक सन्यासी को राजनीति की दुनिया में उतारा। उसी साल योगी आदित्यनाथ ने पहली बार गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और कमाल की बात ये रही कि उन्होंने जीत दर्ज करते हुए उस वक्त के देश के सबसे कम उम्र के संसद का दर्जा हासिल कर लिया। इसके बाद शुरू हुई नई यात्रा हिंदू युवा वाहिनी के गठन से। इस संगठन के जरिए योगी ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम छेड़ी और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर युवाओं को एकजुट करना शुरू किया। उनके भाषण तीखे थे, विचार स्पष्ट थे और रुख बेबाक। धीरे धीरे गोरखपुर की राजनीति में उनका असर बढ़ता गया और लोगों की नजरों में वो सिर्फ एक साधु नहीं बल्कि जननेता बन गए। साल 2017 में जब वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में थे तो उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक सन्यासी जिसने कभी घर छोड़ दिया था, आज पूरे प्रदेश का जिम्मा अपने कंधों पर उठा चुका था। उन्होंने अपने परिवार से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब उनका परिवार था उत्तर प्रदेश की जनता, जिनकी सेवा में उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। साल 2007 के गोरखपुर दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ का चुनौतियों से सामना हुआ, राजनीति से भी, पर्सनल लाइफ में भी। जब साल 2008 में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। 7 सितंबर 2008 का दिन था। योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ जा रहे थे। वहां आतंकवाद के खिलाफ एक विशाल जनसभा को संबोधित करना था। मौसम साफ था, लेकिन माहौल में तनाव था। रास्ते में पुलिस
का कड़ा पहरा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में क्या होने वाला है। जैसे ही योगी का काफिला आजमगढ़ के तकिया इलाके के पास पहुंचा, अचानक भीड़ उग्र हो गई। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। काफिले पर पत्थरबाजी शुरू हो गई, फिर पेट्रोल बम फेंके जाने लगे, हवा में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। योगी की जीप के पीछे चल रहे वाहनों के शीशे टूटने लगे, कार्यकर्ता सड़क पर गिर पड़े, कई गाड़ियां पलट गईं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा काफिला एक जलते हुए मंजर में बदल गया। हमलावरों ने वाहनों के करीब आकर उसे घेर लिया और उसमें बैठे लोगों पर हमला शुरू कर दिया। वे अपने टारगेट यानी योगी आदित्यनाथ की एसयूवी गाड़ी काफिले में 7वें नंबर पर थी, उसे ढूंढ पाने में असफल रहे। लेकिन शुरुआत में तो उनकी गाड़ी काफिले के 7वें नंबर पर चल रही थी, तो फिर वो अचानक कहां गायब हो गए थे। तो हमले को रोकने के बाद प्रशासन के लोगों ने योगी की खोजबीन शुरू की और काफी देर पता चला कि योगी के काफिले के साथ वो आगे निकल गए थे और अपने बाकी वाहनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। असल में वो काफिले में सबसे आगे वाले एसयूवी में थे। ये बदलाव तकिया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में किया गया था। यहीं पर काफिला कुछ देर के लिए रुका था और हमलावरों के पास तकिया गेस्ट हाउस में आखिरी मिनट में हुए बदलाव के बारे में संभवतः जानकारी नहीं थी और इस तरह योगी आदित्यनाथ ने हमलावरों को चकमा दे दिया। मगर इस घटना के बाद वो समझ गए थे कि अगर उत्तर प्रदेश को बदलना है तो उन्हें ताकतवर बनना पड़ेगा। एक वो दिन था जब योगी पर हमला हुआ था और आज एक दिन है जब योगी ने मुख्यमंत्री बनने के 8 सालों में उत्तर प्रदेश से माफिया और गैंग्स की सफाई कर दी है और गुंडे उनके नाम से ही कांपते हैं। अब एक तरफ योगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय और ताकतवर हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संसद में अपनी आवाज को मजबूत करना शुरू कर दिया। 2007 में इकलौती बार वो फूट फूट कर रोते हुए दिखे और अपना दुख व्यक्त करने के बाद योगी आदित्यनाथ में अलग ही बदलाव दिखने लगा था। जैसे उनका ये वाला बयान सुनिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी यानी समाजवादी पार्टी पर माफिया को पालने का इल्जाम लगाया था। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या चाहिए बताइए, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? आगे वो आग बबूला होकर बोले कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर देखें इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार में समझे। आखिर में हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की वो वायरल क्लिप दिखाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर उनके भाषण के बीच में बोल रहे विपक्ष के नेताओं की क्लास लगा दी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, अगर भारत को समझना है, बैठ जाइए आप। फिर उन्होंने गुस्से में कहा था कि विपक्ष के दौर में दंगे हुए थे जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। आगे योगी बोले 2012 में असम के अंदर 3 महीनों तक बोडो जनजाति के लोगों को मारा जाता रहा, कोई नहीं बोला। उनके इन बयानों से संसद में हल्ला मच गया। मुंबई के दंगों पर ये लोग मौन रहे। जमशेदपुर और भागलपुर के दंगे कांग्रेस के समय हुए थे, एक भी बार इन लोगों ने उस पर चिंता व्यक्त नहीं की। जिसके बाद उन्होंने ये कहा उन सिखों के कत्लेआम पर भी इनको शर्म महसूस नहीं होती है। और आज ये लोग इस देश के अंदर बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इनका पूरा चेहरा सांप्रदायिक हिंसा से रंगा हुआ है, सांप्रदायिक एजेंडे से रंगा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके अपने हो गए हैं और इस देश में लाखों वर्षों से रहने वाला समुदाय पराया हो गया है। आज कोकराझार, धुबरी, चिरांग और बरबेटा जिले जो हिंसा की सर्वाधिक चपेट में हैं, वे सर्वाधिक चपेट में जो जिले हैं वे इसलिए हैं क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी वहां पर आकर के जमीनों पर कब्जा किए हैं। इन लोगों ने वर्क परमिट के साथ साथ उनके राशन कार्ड बनाए हैं और बेश्रमी के साथ देश के साथ खिलवाड़ उन्होंने वहां पर उनके साथ उनके माध्यम से करवाया है।
वहीं एक भाषण में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वालों को लालू जी इतने पसंद हैं कि वो इन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते। कि अगर कांग्रेस वालों को लालू जी इतने ही पसंद हैं तो लालू जी को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बना देते हैं। इसी दौरान उन्होंने सामने आवाज उठा रहे कांग्रेस के कुछ सांसदों को सोनिया गांधी के चमचों तक कह दिया था। सभापति महोदय, इनको पहले बिठाइए, इस सोनिया के चमचों को बिठाइए पहले। महोदय, जब भी हम खड़े होते हैं इनको आपत्ति शुरू हो जाती है और फिर खड़े हो गए। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी कुछ और रोचक बातें ये हैं कि उमा भारती के बाद वो भारत के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा गेरुआ रंग के वस्त्र पहनते हैं। कानों में अष्टधातु के सोने के कुंडल, गले में रुद्राक्ष की माला और सोने की चेन हमेशा साथ रहती है। कभी कभी वे रेबन के काले चश्मे भी पहनते हैं। भोजन में उनकी आदतें भी साधु के जीवन की तरह हैं। नाश्ते में दलिया, चना, सूखे मेवे और मौसमी फल खाते हैं। अक्सर व्यस्तता के कारण दोपहर में भोजन छोड़ देते हैं, लेकिन रात को 4 चपाती, 1 कटोरी दाल, खीर, हरी सब्जी जरूर लेते हैं। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीना उनकी नियमित आदत है। आज भी मंदिर परिसर में उनका दरबार लगता है, जहां वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं और हर संभव मदद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या भविष्य में योगी आदित्यनाथ को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं? और अगले वीडियो में आप भारत के किस महान व्यक्ति की अनसुनी अनकही कहानी सुनना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।